नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ बिहार में बीएड में टॉप करने वाले स्टूडेंट प्रीतम कुमार से, जो समस्तीपुर ज़िले के मिल्की गांव से मेरे साथ जुड़ेंगे। बताएंगे कि ये जो बीएड की परीक्षा होती है इसका क्या सिलेबस होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और उन्होंने कैसे पढ़ाई की। प्रीतम कुमार को 120 में से मिले 105 नंबर और पूरे राज्य में उन्होंने टॉप किया। फर्स्ट उनकी रैंक आई है। प्रीतम कुमार ने गांव में रहकर अपने दादा दादी के साथ रहकर पढ़ाई की और शिक्षक होकर वो देश को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे प्रीतम कुमार। प्रीतम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने बीएड एंट्रेंस में टॉप। धन्यवाद मैम। क्या वाकई आपको उम्मीद थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी? मैम, मेरा एग्जाम तो अच्छा गया था, मैं अपना बेस्ट दे के आया था, बट मुझे पता था कि 100 के आसपास मार्क्स उससे ऊपर ही आएंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं टॉप ही कर जाऊंगा। और अपने बारे में बताइए कि थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं और कैसे आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? मैम, मैं गांव में रहता हूं अभी, और यहीं पास के गांव में हाई स्कूल है जितवरिया में, तो वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। 10th तक की पढ़ाई मैंने गांव से ही की है। 12th में समस्तीपुर संत कबीर कॉलेज से 12th किया है, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था। इंजीनियरिंग करके फिर जॉब किया, लेकिन लॉकडाउन में फिर मैं घर आ गया, तो मैं घर पे फिर गवर्नमेंट जॉब की और बीएड वगैरह की तैयारी करना शुरू किया। और बचपन से मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक रहा है, और मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता भी था तो अपने जूनियर्स की क्लास लेता था। जब कभी टीचर्स वगैरह नहीं आते थे तो मुझे भेज दिया जाता था जूनियर्स की क्लास लेने के लिए। और अभी भी मैं रहता हूँ यहाँ, तो अपने बगल में सरकारी स्कूल है, तो वहाँ मैं चला जाता हूँ क्लास लेने जब कभी मौका मिलता है मुझे। तो इस तरह, और आजकल टीचिंग में भी बहुत फेमस और अच्छा करियर ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो मैं सोचा कि चलो बीएड करते हैं फिर। इसलिए मैंने तो एंट्रेंस अभी लिया। प्रीतम, ये आपने तो एक तो बीएड का एग्जाम दिया जिसमें कि आपने टॉप किया है, और अभी जी। इससे पहले आपने क्या बीटेक किया और कहाँ से किया आप? जी मैम, मेरा बीटेक हुआ था बैंगलोर से, ये नागार्जुना कॉलेज है वहीं। उसके बाद दिल्ली में मेरी जॉब थी कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। टॉप किया है तो अभी आपको कहाँ एडमिशन मिलने वाला है, और क्या अब आप आगे का आपका क्या मैम ड्रीम है, क्या अभी तो करना चाहते हैं आप? ऑफ कोर्स मैं अब 2 साल की टीचर्स ट्रेनिंग करूंगा मैम, और उसके बाद फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, सीटेट हो गया या टीईटी हो गया, वो ऑब्वियसली उसको क्रैक करूंगा टीचिंग के लिए। और बिहार में अभी ऐसे गेस्ट टीचर्स के रूप में भी नीतीश कुमार जी ने कुछ निकाला है कि जो लोग इंजीनियरिंग करे हुए हैं उनके लिए 11th-12th का वो डायरेक्टली एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें बीएड की अनिवार्यता है, तो बीएड करने के बाद वो मौका भी मुझे मिलेगा। प्रीतम, चाहती हूँ कि जो बीएड की परीक्षा है उसके बारे में बताएं। जैसे आपको 120 में से 105 नंबर मिले हैं, तो तमाम जो स्टूडेंट्स बीएड करना चाहते हैं बिहार के, आप उनको पूरा ये बताइए कि टोटल इतने नंबर की परीक्षा होती है और किस टाइप की, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपको OMR सीट को फिल करना होता है। पूरी परीक्षा का पैटर्न के बारे में मुझे बताएं। मैडम, ये परीक्षा ऑफलाइन होती है, और कुल 120 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 120 अंकों का। इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 120 में 120 नंबर का होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है, यानी 120 मिनट मिलते हैं आपको, और उसमें बनाना होता है। ओएमआर सीट रहता है, जो सही आंसर होता है। ये मल्टीपल चॉइस होते हैं इसमें। अच्छा, इसके बारे में और दूसरा ये कि जो आपने बताया कि 120 अंकों की परीक्षा होती है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं? आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल डिटेल में बताइए कि आप अगर बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। पहली चीज़ तो सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे कि जनरल इंग्लिश है, जनरल संस्कृत है, जनरल हिंदी है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, और क्या इसमें होता है। तो पहले पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताइए कि अगर जो बच्चे स्टूडेंट बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जी मैम, इसमें एक्चुअली इस बार जो होता है ये नॉर्मल और भी कॉम्पिटिशन इसी तरह होता है। इसमें सबसे पहले 15 अंकों की इंग्लिश होती है, तो उसका लेवल मॉडरेट था इस बार। उसके बाद 15 अंकों की हिंदी का एग्जाम होता है। हिंदी में भी नॉर्मल हिंदी और हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जैसे कि मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गया,
संधि समास, इन सब से क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग होती है। रीजनिंग में टोटल मेरे ख्याल 25 क्वेश्चन थे इस बार, 25 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग का लेवल जो होता है वो एसएससी के लेवल का रीजनिंग होता है, जिसमें असर्शन रीजन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और ये पैरा जंबल्स और सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, वो से इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर कर पाए, बिकॉज वो 40 नंबर का होता है, 40 मार्क्स का होते हैं। उसमें क्वेश्चन इस बार मॉडरेट था, इजी तो नहीं कहेंगे इस बार, इजी टू मॉडरेट था, जिसमें जनरल अवेयरनेस में कुछ स्टैटिक भी होते हैं और कुछ होते हैं जो करंट अफेयर्स से भी होते हैं, तो दोनों मिला के उसमें स्टैटिक में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और जो नॉर्मल जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बिहार के बारे में भी पूछा जाता है और करंट अफेयर्स भी बिहार पे फोकस्ड भी रहता है और नेशनल इंटरनेशनल भी जो न्यूज होते हैं पूछे जाते हैं। और उसके बाद उसमें कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी इस बार थे एक दो, जो एक्चुअली लास्ट टीचिंग लर्निंग का एक पैटर्न होता है, वो सबके लिए नया होता है, मेरे लिए भी नया था, बिकॉज वो हम लोग को बीएड के दौरान पढ़ाया जाता है। तो मैडम इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दो पोर्शन होते हैं। तो इसमें स्टैटिक में नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसके क्वेश्चंस होते हैं। और फिर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, जैसे बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, करंट चीफ मिनिस्टर, करंट मिनिस्टर्स एंड बिहार की जो राजकीय जो भी है पशु पक्षी नृत्य, सबके बारे में पूरा पता होना चाहिए आपको, तो ये पूछा जाता है। और जो करंट अफेयर्स होता है उसमें न्यूज के रिलेटेड जो अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस रहे हैं न्यूज में, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, तीनों से क्वेश्चंस होते हैं। ये जीके का पॉइंट हो गया। उसके बाद 25 नंबर का होता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। जो स्कूल में टीचिंग और लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, ये एक्चुअली में साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो पूछा जाता है, जैसे कि टीचर्स के क्या गुण होने चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे अगर फेल होते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे इस बार। तो वो ऑब्वियसली जो बच्चे एंट्रेंस के लिए जाते हैं उनके लिए नया ही होता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन देख के और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप एक सही उत्तर आराम से चुन सकते हैं। तो वो बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, वो एक नया होता है लेकिन वो दिया जा सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चंस का पैटर्न होता है मैडम। ओके, अच्छा, अब मैं प्रीतम, चूंकि आपने पूरे पैटर्न के बारे में बताया, मैं भी बिहार के स्टूडेंट को बता देती हूँ कि 120 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है बीएड का, और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। आपको ओएमआर शीट में भरना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और जो इसके सब्जेक्ट, जैसा कि प्रीतम कुमार ने भी हमसे शेयर किया, क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक जनरल इंग्लिश, जनरल संस्कृत, जनरल हिंदी, और रीजनिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूलों में टीचिंग का क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए उससे संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें 40 नंबर का जो पार्ट इसमें होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, यानी जो आपको करंट अफेयर है वो आपको काफ़ी इसमें मददगार हो सकते हैं। अब प्रीतम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तमाम स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल इंग्लिश, चूंकि उसमें 15 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, तो आपने जनरल इंग्लिश के लिए क्या क्या पढ़ाई की? क्या कोई आपने मार्केट की बुक ली, सिलेबस की बुक्स पढ़ी? आपने जनरल इंग्लिश को कैसे तैयारी की थी? आप उसके बारे में टिप्स बिल्कुल डिटेल में बताएं हमें। जी जी जी, एक्चुअली मैम क्या है कि इंग्लिश भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं इंग्लिश से मास्टर्स के लिए भी आगे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंग्लिश मुझे कुछ खास भारी नहीं लगता है। जो नॉर्मल ग्रामर्स के बुक होते हैं वो मैंने पढ़ी थी, जो हाई स्कूल के, जैसे ऑक्सफोर्ड का आता है या किसी का भी आप ले सकते हैं, गोल्डन इंग्लिश ग्रामर या कुछ भी, एक हाई स्कूल लेवल का नॉर्मल इंग्लिश के ग्रामर का बुक से पूरा ग्रामर कवर हो जाता है। और कंप्रीहेंशन के लिए आप या तो कुछ अच्छा नॉवेल्स पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था इंग्लिश का, द हिंदू,
तो उससे काफ़ी मदद मिलती है, उससे वोकैबुलरी भी हो जाती है, उससे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ये सारा ओके। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 10th और 12th लेवल की अगर आपको ग्रामर आती तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। इसके अलावा क्या कोई जैसे होता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या कोई और ऐसी स्पेसिफिक बुक बीएड के उससे आती है कि भाई अगर आप बीएड की तैयारी करो तो जनरल इंग्लिश के लिए आप ये पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश वीक होगी, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? मैम वो एक तो प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए और बीएड के लिए भी। मैंने भी सबसे पहले जब मैं फॉर्म भरा था तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेके मैं आया। एक क्वेश्चन तो साइट पे मिल जाती है, वहां से डाउनलोड किया। फिर प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुक्स रहती हैं मार्केट में, आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस क्या होता है कि पूरा पैटर्न पता चल जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या सिलेबस है, किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछे हैं, और उसी बेस्ड पे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। फटाफट से जनरल संस्कृत और जनरल हिंदी की तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में बताएं। मैम इसमें जनरल संस्कृत का क्वेश्चन नहीं होता है। संस्कृत के लिए एक अलग होता है, बीएड शास्त्री उसको बोलते हैं, वो टोटली संस्कृत में होता है। जो नॉर्मल बीएड होता है इसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश के बाद हिंदी, हिंदी में जनरल आप अरिहंत की हिंदी की बुक ले सकते हैं जिससे मैंने पढ़ाई की थी। वो जनरल हिंदी की बुक होती है जिसमें वो ग्रामर पोर्शन भी होता है और कुछ कंप्रीहेंशन और ये जितने भी हिंदी के हिस्ट्री और भाषा का कैसे डेवलपमेंट हुआ, इस सब चीजों के बारे में रहता है। इसका एक फेयर नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे हिंदी में बहुत समस्या यहाँ के स्टूडेंट नहीं फेस करते हैं क्योंकि सबकी हिंदी ठीक ही होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है बिहार में, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नॉर्मल ग्रामर का ज्ञान आपको हिंदी का होना चाहिए, तो वो काफी होगा। ओके। अब जो रीजनिंग का है 25 नंबर का रीजनिंग का पेपर होता है, आपने इसकी तैयारी कैसे की थी? रीजनिंग के लिए मैम जो भी बच्चे अगर पहले से किसी बैंक का या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का लेवल वही होता है। कोई भी नॉर्मल से बुक ले सकते हैं, लाइक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है या अरिहंत की बुक आती है एसएससी रीजनिंग करके, तो वो आप एक बार बना सकते हैं। यस प्रीतम, रीजनिंग के बारे में समझाएं, प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितने घंटे इसकी प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस आप जितना करके जाएंगे आप उतना अपना वक्त बचा सकते हैं, कीमती वक्त एग्जामिनेशन में। और प्रैक्टिस रहता है तो आप देखते हैं सवालों को, आपको पता होता है कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप जल्दी उसको सॉल्व करके आगे अपना समय बचा के दूसरे हैं। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिए भी ऐसे जाते हैं जो आपको उलझाए और आपके समय को बर्बाद करे, तो उस एक दो क्वेश्चन के पीछे ना रहें और उसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बाद में अगर समय मिले तो आप उसको रिविजिट करें, लेकिन यस प्रीतम, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताइए। इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा स्कोर करने में ये हेल्प कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपने कैसे की थी, डिटेल में बताइए। जनरल अवेयरनेस होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत हमें डालनी चाहिए। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मैं जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप आदत डालें कि डेली न्यूज, कुछ अच्छे समाचार चैनल हैं उससे समाचार भी सुने जो काफी हेल्पफुल। आपके माइंड में ये रहता है कि आज देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या और उसी से जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। और कोई एक अच्छी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, जैसे एसपीडी का है, या मैं पर्सनली तो एसपीडी का ही किया था। और आप जो भी बाकी लुसेंट भी है और बहुत सारे हैं जो करंट अफेयर्स का आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन रहता है। और जो स्टैटिक जीके होता है वो तो आपको हिस्ट्री, लुसेंट से अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और नॉर्मल चीजें जो जैसे संयुक्त राष्ट्र और ये सब के बारे में, तो वो एक आइडिया आपको रहता है। तो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उससे बन जाते हैं। वो बुक अगर आप एक बारी या दो बारी पढ़ भी जाते हैं तो एक फेयर आइडिया हो जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपने मुझे बताया जनरल स्टडीज़ के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 40 नंबर की क्वेश्चंस आते हैं। आपने कहा न्यूज़पेपर, जनरल अवेयरनेस और आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के बारे में जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या प्रीतम कुछ जो आप जनरल आप
कहते हैं 7th 8th 10th से जो पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो विषय होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं इस जनरल अवेयरनेस में? ऑब्वियसली मैम, जनरल अवेयरनेस मीन्स जनरल जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अगर आप 6 क्लास से 12th क्लास तक के अगर सारे बुक्स पॉइंट टू पॉइंट अगर आप एक बार पढ़ जाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, तो बहुत लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है, तो वो इसका जिस्ट एक आता है एनसीईआरटी जिस्ट, वो भी लेके आप पढ़ सकते हैं, या फिर लुसेंट वगैरह में जो दिया जाता है तो वो भी आप देखेंगे तो एक कवर हो जाता है। बट मेनली यही है कि जो 6 7 8 9 10th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हमें पढ़ाया जाता है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो सेगमेंट है इसका, वो है स्कूलों में शिक्षण, जो पर्यावरण के बारे में है, उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं? ये भी 25 नंबर का होता है शायद। जी जी जी, इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं मैडम, जैसे कि स्कूलों में बच्चों के शिक्षा से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा में किसका योगदान ज्यादा है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कुछ साइकोलॉजी के बोल सकते हैं वो भी इसमें रहते हैं कि उन बच्चे को पढ़ाने का मेथड क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या कुछ साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने ये कब कहा था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं इसमें, और कुछ होते हैं जो आप एक रीजनिंग, अपने रीजनिंग के आधार पे आप उसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस इसमें आउट ऑफ सिलेबस, मतलब कि सारे बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, ये एक अलग तरह का सब्जेक्ट होता है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए ये थोड़ा नया होता है। लेकिन बीएड में अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के जाएं या इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाएं तो ये काफी फायदेमंद होता है। और ये एक आपके मार्क्स में, मेरा ये पोर्शन भी ठीक ठाक गया था बिकॉज मैं साइकोलॉजी के कुछ बुक्स वगैरह पढ़ चुका हूँ, तो मुझे एक फेयर आइडिया था और उसके आधार पे मैंने इसका अच्छा गया था मेरा ये सेक्शन, और इसलिए शायद मैं टॉप भी कर पाया। बिकॉज बाकी सब सब्जेक्ट में तो सारे बच्चे अच्छे कर जाते हैं, लेकिन एक नया सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप बीएड के एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर इस सब्जेक्ट पे आपने अच्छा कमांड किया है तो ये एक्स्ट्रा बूस्टर का काम करता है। अच्छा, जैसे कि इसके लिए कोई ये जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कितने, आपकी सोच क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, वैसे आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक भी पढ़ी जा सकती है, ताकि जैसे आपने कहा कि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए? जी मैम, इसके लिए मैंने तो ऑनलाइन ही, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो ऑनलाइन ही मैंने सर्च करके और इसके बारे में पढ़ा था। और यूट्यूब पे सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, मतलब जो रिलेटेड होते हैं, तो वो वीडियोस वगैरह देखने से, और जो पहले के टीचर्स हैं तो वो इसके बारे में बताते हैं, या जो बीएड में पढ़ाया जाता है, एक्चुअली ये सब चीजें बीएड में बाद में पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इसके बारे में अच्छा गाइड करते हैं, तो कुछ चैनल्स हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। और कुछ साइकोलॉजी के अगर कुछ नॉर्मल बुक एक तो आप पढ़ पाए तो वो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देते हैं इसको समझने के लिए। और ओवरऑल साइकोलॉजी इससे एक कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आप अच्छे से टैकल कर पाते हैं। और ये पूरा एक साइकोलॉजी ही होता है एक्चुअली, जो स्कूल लर्निंग होता है ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है। Okay. अच्छा प्रीतम, जो ओवरऑल अगर हम ये बीएड एग्ज़ाम की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो, अगर किसी ने 12th स्टैंडर्ड तक की प्रॉपर इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी है, हिंदी ग्रामर पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, और जनरल एक नॉलेज उसको भी है प्रॉपर, अगर वो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि भाई आपने 6 7th का भी अपने एनसीईआरटी बुक्स प्रॉपर पढ़ी हैं जिसमें कि आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के आते हैं, तो वो पढ़ाई पर्याप्त है बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए? जी ऑब्वियसली, अगर आप 6 से लेके 12 तक की हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो बिल्कुल पर्याप्त है। ऊपर से जो साइकोलॉजी और स्कूल लर्निंग का एनवायरनमेंट का ये पोर्शन होता है वो आपने थोड़ा सा कर लिया तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और करेंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़ देखते रहें और रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, फिर किसी भी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशियंट है आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में।
ओके। एक बात और प्रीतम, जैसे कि आपने बताया कि आप बीटेक कर रहे हैं और स्टूडेंट्स में बड़ा क्रेज़ है कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या यूपीएससी की तैयारी करें और नेशनल कंपटीशन में जाते हैं, और आपने बीएड किया, बीएड में टॉप किया। तो आज अगर देखें पूरे देश में एक जो क्रेज़ है वो टीचिंग प्रोफेशन के प्रति कम है, और आप खुद आपने बताया कि जैसे आपने बीटेक किया, तो इंजीनियरिंग में करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा आपने? ऑब्वियसली इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग के करियर के बारे में सोचा भी मैंने, उसमें जॉब भी किया, लेकिन बाद में क्या होता है कि वन पॉइंट ऑफ टाइम ये पढ़ाई तो ठीक है, बट जिंदगी में आगे क्या करना है वो इंस्टिंक्ट आता है आपको। कभी कभी लगता है कि चलो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा, या कभी रियलाइजेशन होता है कि नहीं ये फील्ड मैं दिल से चाहता हूँ और इसमें कुछ करूंगा तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही होते हैं, जैसे आप बहुत सारे देखेंगे कि इंजीनियर्स हैं लेकिन कुछ और भी कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं बाद में सिविल सर्विसेज में चले गए। तो उसी तरह मुझे भी लगा कि चलो, अब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जब घर में रहे, थोड़ा बहुत देखा। यहाँ क्या है कि आस पड़ोस के बच्चों की भी सब पढ़ाई वगैरह छूट गई थी लॉकडाउन में, तो मैं उनको भी पढ़ाया करता था। तो मैं सोचा कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में, अगर एक अच्छा टीचर, मैं देखता हूँ जितने टीचर्स आजकल ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, तो बहुत सारे लोग जो पढ़ाई में हम लोग के साथ अच्छे नहीं थे, वो सबसे फिसड्डी थे, तो वो टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, और बाकी जो अच्छे लोग थे वो इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, दूसरे सरकारी जॉब ले लिए। जबकि टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत होती है। तो मैं हमेशा सोचता था कि अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो वो एक बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईएएस को तैयार कर सकता है। तो एक नोबल प्रोफेशन है और मुझे इसमें इंटरेस्ट था, और इसलिए मैं सोचा कि चलो इसके तरफ ये दिया जाए, और ये काफी अच्छा रहेगा। इसमें भी करियर ऑप्शन आजकल तो बहुत खुल गए हैं, सिर्फ सरकारी टीचर ही नहीं, आप ऐसे भी अपना यूट्यूब पे पढ़ा के बहुत फेमस हो सकते हैं, और अच्छा मतलब लिक्विडेटिव सैलरी भी मिल सकती है, और एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बड़ी चीज है कि आपको क्या करने में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो काम करिए, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। ओके। ठीक है। बस लास्ट में पूछूंगी आपसे प्रीतम, कि आपने बीएड में टॉप किया, और जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर एक अच्छा टीचर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा शिक्षक वो अच्छा समाज बना सकता है, अच्छा देश बना सकता है। तो बतौर टीचर आपका बिहार के लिए, समस्तीपुर के लिए, अपने गाँव के लिए क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं एज ए टीचर बनकर? मैं तो चाहता हूँ, मैं पहले हमेशा यही सोचता था, जब मैं सरकारी स्कूल में बगल में पढ़ाने जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे का लेवल बहुत कमजोर है, मतलब वो टीचर्स या तो ध्यान नहीं दे पाते हैं उतना वन टू वन पे, या फिर और भी कुछ कारण होंगे, या घर में उस तरह की माहौल नहीं है यहाँ गांव में बच्चों को, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, जबकि उनमें टैलेंट होता है, वो तेज होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, बातों को समझते हैं, और पढ़ाने पे वो समझ भी जाते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि काश इन लोग को एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा पढ़ने के लिए कोई जागरूक करते हैं इनको, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे चल के। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं तो यहीं रहूंगा, और जहां भी मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा, खैर आजकल तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है कि कोई कहीं भी पढ़ा सकता है, सिर्फ एक स्कूल तक ही सीमित नहीं है, अब तो आप नेट के माध्यम से, वेब के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और अपना ज्ञान सबको बांट सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है ये, सबको अपना जो भी, आजकल तो जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स नहीं हैं और उनके पास नॉलेज है तो वो भी अपना आके यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे चैनल के माध्यम से अपना ज्ञान बांटते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं वो आए, अच्छे लोग आएंगे, जो अच्छा टीचर मिलेगा देश को, जो अच्छा समाज बनेगा, और उससे बहुत सारे बच्चों का भला होगा एक्चुअली। और टीचर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ा दिया, एक जो मोरल वैल्यू होती है, जो एक मतलब अच्छा इंसान बनाने का जो ये होता है, वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कैसे अच्छा इंसान बनाया जाए, जो बहुत जरूरी है, जो आगे चल के हमारा समाज बनाते हैं, हमारा देश बनाते हैं। तो ऑब्वियस है कि ओके, मैं थैंक यही यू कोशिश प्रीतम, करूंगा बहुत अपने अच्छी तरफ से। जानकारी दी आपने। थैंक यू मैडम। तो
तो ये थे समस्तीपुर के प्रीतम कुमार जो अपने मिल्की गांव से मेरे साथ जुड़े थे। बीएड एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके कितने कितने नंबर के मार्क्स आते हैं, क्या तैयारी करनी चाहिए। ओवरऑल जो प्रीतम से बात करके पता चलता है कि अगर आपने क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई जनरल इंग्लिश, जनरल संस्कृत, जनरल हिंदी आपने पढ़ी है और रोज़ाना अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो यकीनन आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और बीएड में जैसा कि प्रीतम ने कहा कि वो चूँकि उन्होंने बीएड कर चुके हैं, इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने बतौर शिक्षक वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीएड एग्ज़ाम दिया और टीचिंग को वो एज ए करियर अपनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज प्रीतम से हुई बातचीत आप लोगों के बहुत काम आएगी। तमाम स्टूडेंट्स जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बीएड एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो ये जो सिलेबस उन्होंने बताया है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये आप ज़रूर इसको देखें, आपके काम आएगी। इसके अलावा अगर आप बीएड एग्ज़ाम को लेकर अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।